प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के अंदर रीतिकालीन काव्य जो बीए बीएड सेकेंड ईयर की प्रथम पुस्तक है उसके अंदर है। हम लोग काव्य में जो छंद हैं उनको पढ़ रहे थे और उनमें पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने जो छंद की परिभाषा उसके बाद छंद किस तरह से प्रयुक्त होता है उसको लेकर के, और अब जो रीतिकालीन काव्य के अंदर मुख्य रूप से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो गद्य और पद्य जो है, ठीक है, और गद्य और पद्य के अंदर इन दोनों में किस तरह से अंतर हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो रीतिकालीन कवि रहे और उस समय जो साहित्य सृजन हुआ तो उस दौरान इसे किस तरह से प्रयोग में लेके आए। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि छंद के अंदर जो है वर्ण है, मात्रा है, गति है, यति है, तुकबंदी है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी क्रम के अंदर हम लोग आगे का जो अपना बिंदु है कि छंद में माफ करना, काव्य में छंद की आवश्यकता। तो काव्य के अंदर छंद की आवश्यकता, तो उसके अंदर जिस तरह से पद और गद्य, ठीक है, पद और गद्य दो प्रकार की रचनाएं, तो उन रचनाओं का जो मुख्य अंतर है वो अपने आप में छंद ही है। अगर इन दोनों चीजों में हम लोग देखें तो उनमें जो मुख्य अंतर है वो छंद ही है, ठीक है। तो छंद किस प्रकार से है, तो वो कहते हैं कि गद्य जो भाग है, गद्य के अंदर वो कहते हैं कि गद्य में अभिव्यक्ति या वाक्य रचना उन्मुक्त होती है, ठीक है। और उसके साथ जबकि पद में वो कहता है कि अपनी अभिव्यक्ति या वाक्य रचना छंद के नियमों के अनुसार होती है। पहले वाले में तो वो कहता है कि जो गद्य भाग है उसमें अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को प्रस्तुत करना, अपने विचारों को रखना या वाक्य रचना करना वो उन्मुक्त होती है स्वतंत्र भाव से, ठीक है, अपने मुख से। और उसके साथ साथ वो कहता है कि पद के अंदर अपनी अभिव्यक्ति के लिए या वाक्य रचना के लिए छंद के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार उनकी जो रचना है वो की जाती है और उसी से उनकी जो पहचान है वो हम लोग करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जिस तरह से प्राचीन काल में अधिकांश रचनाएं छंदबद्ध होती थी, प्राचीन काल की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो छंदबद्ध होती थी। कल हम लोग जिस तरह से हिंदी साहित्य की बीए बीएड के अंदर प्रथम पुस्तक लगती है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में हम लोग पृथ्वीराज राजस्व को थोड़ा सा पढ़ रहे थे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि उसमें पृथ्वीराज राजस्व के जो रचनाकार है चंद्रवरदाई जी, उन्होंने मतलब जो छोटा सा छंद है और छोटे से छंद की खातिर बताया कि उसकी 1610 प्रतिलिपियां, ठीक है। कहने का मतलब एक छंद उसकी इतनी सारी प्रतिलिपियां थी, और जबकि बड़े वाला जो छंद था उसकी तो 10,306 के आसपास थी। तो कहने का मतलब ये था कि जो अधिकांश रचनाएं थी वो छंदोबद्ध होती थी, और उन छंदों के सहारे ही जो उस समय के वह विषय थे, तो उन विषयों के अंदर चाहे संस्कृत के, गणित के, दर्शन शास्त्र के, आयुर्वेद के आदि के जो ग्रंथ लिखे गए उनको छंदोबद्ध रूप में लिखे गए थे। कहने मतलब उनकी जो गणना की गई थी ना, कहने का मतलब उनको उनका जो लेखन किया गया था उसको हम पढ़ करके ही एक चरक विधि से कह सकते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के अंदर है। और उस चीज की हम लोग पहचान कर लेते थे कि अमुक सामग्री कितनी मात्रा में, कितनी संख्या के अंदर है, और कैसे कैसे उसका मिश्रण कर एक औषधि तैयार करनी है। इसी तरह से वो कहते थे कि संस्कृत भाषा और जो गणित है, ठीक है, तो इस गणित को लेकर के, दर्शन शास्त्र को लेकर के, अपनी जो भक्ति है तो उनको लेकर के, या अपने जो देवी देवता है उनको लेकर के, या आयुर्वेद को लेकर के, तो इनकी जो पहचान है वो एक तरह से छंद में पंक्तियों में लिखा हुआ होता था, और उनका अनुवादन करके और हम लोग उसकी पहचान करते थे, और उससे हम अपने जो भौतिक वस्तु है उनका निर्माण है वो किया जाता था, या हमारा जो कह सकते हैं कि उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है उस चीज की हमें पहचान होती थी। ग्रंथ भी छंदोबद्ध रूप में मिलते थे, कहने मतलब इन विषयों को लेकर के भी। अब छंद के नियम में अभिव्यक्ति या वाक्य रचना को संगीत के अनुसार बना देते थे। कहने मतलब वो कहते हैं कि उसे गा के प्रस्तुत किया करते थे। ये जो पद है, पद का सामान्य अर्थ ले तो हम लोग जिस तरह से कविता के माध्यम से
और किसी पंक्तियों को अपन गा करके, ठीक है, या किन्हीं देवी देवताओं की जो जीवनी होती है उनको हम लोग गा करके और प्रस्तुत करते हैं तो गेय शैली के अंदर। तो उसी तरह से वो कहते थे कि ये जो लोग हैं उस समय के जो रचनाकार थे वो संगीत के माध्यम से इसको संगीत के अनुकूल बना देते थे और उसी के अनुसार जिस तरह से चारण जाति की भाट हुआ करते थे तो वो जो है कि अपने रावण थे की धुन पर, या कह सकते हैं कि अपने संगीत के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत करते थे ताकि उनकी जो पहचान है वो की जाए। तो कहने का मतलब छंद छंद जो है वो अपने आप की अपनी अभिव्यक्ति या काव्य रचना में संगीत के अनुकूल होता था। इसके कारण ऐसी रचना सुनने में मधुर एवं सुंदर लगती थी। अब विषय तो ये मान के चलो कि भाव तो उसका एक तरह से संगीत का निकल रहा है और ये कह सकते हैं कि अर्थ उसका एक तरह से ज्ञान की खातिर है या उस विषय के बताने की खातिर है। तो यहाँ वो बताते हैं कि ऐसी जो बातें थी तो ऐसी रचनाएं सुनने में मधुर लगती थी, सुंदर लगती थी। उसे स्मरण की सुविधा के लिए अधिकांश रचना छंद थी। कहने का मतलब वो कहते हैं कि याद करने के लिए उनको जिस तरह से इन पंक्तियों को लिख लिया जाता था, जैसे हम लोग कल पढ़ ही रहे थे ना कि ये हनुमान चालीसा के अंदर जो दोहा छंद है तो दोहा छंद के अंदर 4 पंक्तियां लिखी हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णो रघुर विमल जसो जो दायक फल चारे। ठीक है, तो वो भी अपने आप में और उसकी उनकी खातिर कहा जाता है कि ऐसी जो रचनाएं होती थी वो अपने आप में सुनने में और दिखने में और याद करने की दृष्टि से देखें तो वो छंदबद्ध हुआ करते थे, मधुर होती थी। आधुनिक काल की खातिर बताए जाते हैं कि ऐसी जरूरत तो नहीं रह गई, किंतु फिर भी जो देखें तो हमारा जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, उसके बाद आधुनिक काल। तो इस आधुनिक काल के अनुसार वो कहते हैं कि इनकी इन रचनाओं की जरूरत तो नहीं रह गई, फिर भी कुछ जो कवि हैं वो अपनी काव्य रचना को सुंदर दिखाने के लिए फिर भी काव्य में मधुरता और सुंदरता के साथ है वो लोग और स्मरण की योग्यता के गुणों के लिए इनको छंद रचनाओं की आवश्यकता है। इसलिए आज भी अधिकांश जो कवि हैं वो छंदों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। तो इनकी खातिर एक तरह से ये लिखा गया है कि प्राचीन समय में तो ये रचनाएं होती ही होती थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी कुछ ऐसे विद्वान हैं या रचनाकार हैं जो अपनी रचनाओं को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए, योग्यताओं के गुणों के लिए छंद रचना की आवश्यकता है। इसलिए आज भी अधिकांश कवि हैं वो छंदों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अब छंद के भेद। ठीक है, तो ये हुआ आपका छंद। और छंद के भेद, तो छंद के भेद कहें या उनके प्रकार कहें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? उन 2 प्रकारों में एक तो बताएं कि वर्णिक और एक बताया आपका मात्रिक। जैसा नाम से पहचान की जा रही है, एक की जो गणना है मात्रिक वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, इनकी जो पहचान है एक की वर्णों के आधार पर और दूसरी मात्राओं के आधार पर। ठीक है, अपन इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। वो कहते हैं कि वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन से आते हैं और मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन से आते हैं, उन दोनों का ही एक तरह से विस्तृत वर्णन कर लेंगे। उसके साथ साथ कहते हैं कि वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या, जैसा आपको बताया, वर्णिक छंदों के अंदर वर्णों की संख्या और तथा वर्ण का स्थान, उसमें वर्ण का स्थान भी बताया है, उसमें लघु या गुरु। ठीक है, और लघु या गुरु नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। और मात्रिक छंद में सिर्फ मात्राओं की संख्या नियत होती है। अब इसमें तो वो कहते हैं कि जो वर्णों की संख्या तथा वर्ण का जो स्थान है, लघु और गुरु कहें हम उसे, छोटा या बड़ा कहें, तो वो जो स्थान है वो नियत होता है। ठीक है, रखा हुआ होता है, जबकि मात्रिक छंद के अंदर मात्राओं की संख्या नियत होती है। अब कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। ये कहता है कि मात्राओं की संख्या नियत होती है, अर्थात जिन छंदों में मात्राओं की संख्या के हिसाब से छंदों के चरणों में लय और संगीतात्मकता की गति उत्पन्न हो जाती है वो मात्रिक छंद कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जिन मात्रिक छंदों के अंदर मात्राओं की संख्या
और संख्या के हिसाब से जो छंद है और छंद के जो चरण है मैं आपको बताऊंगा। सम है, अर्ध सम है, विषम है, इसमें कितनी कितनी मात्राएं और कैसे कैसे हैं, तो इन सब का भी हम लोग वर्णन करेंगे। उससे पहले वो कहते हैं कि संख्या के हिसाब से छंद के चरणों में लय और संगीतात्मकता की गति उत्पन्न की जाती है, मात्रिक छंद कहते हैं। और जिन अक्षरों की संख्या या क्रम के हिसाब से लय गति पैदा होती हो वो वर्ण कहलाते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। जिनके अंदर कहें कि मात्राओं की संख्या के हिसाब से और छंद के चरणों में जो लय और संगीतात्मकता आती है वो उत्पन्न करती है, वो तो कहलाती है आपके मात्रिक छंद। और जिनमें अक्षरों की, अब थोड़ा सा यहाँ गौर करना, जिनमें अक्षरों की संख्या या क्रम के हिसाब से लय या गति पैदा होती है वो कहलाते हैं वर्ण। जिनमें लय और संगीतात्मकता होती हो वो तो उत्पन्न होती हो वो तो कहलाते हैं आपके मात्रिक छंद। और जिनके अंदर संख्या और क्रम के हिसाब से लय गति पैदा की जाती है वो कहलाते हैं आपके वर्ण छंद। थोड़ा सा और नजर डालते हैं इस पे। वो कहते हैं कि मात्रिक और वर्णिक छंदों के भी तीन तीन भेद होते हैं। अब जिस तरह से ये छंद के दो भेद थे ना आपके, मात्रिक और वर्णिक और मात्रिक है, उसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो मात्रिक तथा वर्णिक छंद है इनके भी तीन तीन भेद किए गए हैं। अब तीन तीन भेद कौन कौन से हैं? एक तो सम का मतलब आप समझते हो कि एक तरह से सम मात्राओं को हम लोग अंकों के हिसाब से जोड़े तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये अपने आप में एक सम से हो गए, ठीक है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि संख्या के हिसाब से जोड़ेंगे ना, तो जैसे चौपाई छंद है ना वो अपने आप में सम छंद ही है। मैं इनका भी हम लोग जिक्र करेंगे। और उसमें बाद अर्धसम का मतलब है जैसे कि 1+3 = 4, या 2, या फिर कहें कि 2+4 = 6, तो ये तो सम आ गया, लेकिन अर्ध सम थोड़ा सा समान और थोड़ा सा और उसके साथ विषम तो आप समझते हैं कि 3, 5, 7, 9, और जिसमें जिस तरह से एक तरह से मान के चलो कि 11, 13 जो दोहा छंद का उदाहरण है, तो ये विषम। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले वो कहता है कि मात्रिक सम छंद है जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। सम की खातिर वो कहते हैं कि जिनके जो चारों चरण है ना आपके, ठीक है, इन चारों चरणों में और मात्राएं समान हो। इसको इस तरह से समझ लो आप कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब चारों चरणों में जो जहां मात्राएं समान होती हैं वो मात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है। और उन छंदों के अंदर चौपाई, चौपाई जिस तरह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चौपाई ऊपर वाला तो दोहा था, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुर विमल जसो जोधा एक फलचारी, बुद्धि इन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं क्लेश विकार। अब जो आगे चौपाइयां चलने की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कृपिस्ती हूँ लोग उजाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो ये जो चौपाइयां कहने का मतलब है ये सब मात्राओं के आधार पर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि कहता है कि मात्रिक समछंद है जिन छंदों के अंदर जो चारों चरणों की जो मात्राएं हैं उनकी संख्या समान हो, ठीक है। उनमें वो कहता है कि उसे मात्रिक समछंद कहते हैं। उनके अंतर्गत चौपाई, हरि गीतिका, तोमर, उसके बाद सिंगार, रोला और लावनी, ये जो छंद हैं वो छंद आते हैं आपके सब मात्रिक छंदों के अंदर। अब इसी क्रम में जो दूसरा है वो है आपका मात्रिक अर्ध समछंद। ये जो मात्रिक अर्ध समछंद है अर्थात आदि मात्राओं और आदि समान और आदि विषम को लेकर के जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो वो अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जैसे कह सकते हैं कि दोहा छंद, ठीक है। तो दोहा का जो उदाहरण है ना, तो उसमें पहली, तीसरी और माफ करना हाँ, पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी, ठीक है। तो उनमें समान समान मात्रा आती है। इसमें 11, इसमें 13, 11, फिर 13, फिर 11, ठीक है। तो इस तरह से जो छंदों के अंदर जो मात्राओं की संख्या की गणना की जाती है
वो आपके कहलाते हैं अर्धमात्रिक छंद। अब उसने अपनी परिभाषा में भी कहा, मात्रिक अर्ध छंद जिन छंदों में पहले और तीसरे, ठीक है, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। इसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें भी 13 मात्राएं हैं, ठीक है। मैं आपको उदाहरण के साथ भी इसको समझाऊंगा, किंतु यहाँ सिर्फ अभी परिभाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि संख्या समान हो, मात्रिक अर्थसम छंद कहते हैं, जिसके अंतर्गत दोहा, सोरठा। सोरठा ठीक किस दोहे का उल्टा। इसमें तो यहाँ 13 और 11 मात्राएं आई हैं, इसमें फिर 13 और 11 मात्राएं, तो सोरठा में ठीक इसका उल्टा, 11 और 13, फिर 11 और 13। कहने मतलब पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में फिर 11, फिर चौथे चरण में फिर 13। तो इस तरह कि ये जो दोहे दिए हुए हैं या दोहा दिया हो, तो उसकी जो पहचान है वो हमें अगर अपने प्रश्न पत्र के अंदर पूछ भी लें, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लें, तो हम लोग इसको आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा अर्धमात्रिक छंद है, तो इस तरह का उदाहरण दिया हुआ हो तो आप इसमें से अगर ये इस तरह की 4 सुमेलित क्वेश्चन आने शुरू हो गए आजकल, और इस तरह के जो 4 दिए हुए हो तो उसमें दोहा, सोरठा, बरवे और उलल्ला, ठीक है। तो इन छंदों की जो पहचान है वो अर्धमात्रिक छंद से की जाती है। समछंद हो गया, अर्धसम हो गया, अब विषम। अब विषम की खातिर बताया जाता है कि मात्रिक अपने आप में एक विषम छंद है। मात्रिक, ये जो मात्राओं की गणना की जा रही है ना, वो अपने आप में एक विषम छंद है। अब विषम छंद कौन कौन सा है? विषम छंद के अंतर्गत कहते हैं कि जिन छंद के चारों चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, ये एक तरह से आपके चरण हो गए। चरण का मतलब पद से ही है, ठीक है, पद से ही है, क्या मतलब ये जो पंक्ति है ना, उनके अनुसार वो कहते हैं कि जैसे जिन छंद के चारों चरण एक दूसरे से भिन्न लक्षण के हों, लक्षण उनके अलग अलग हो, अर्थात चारों चरणों में मात्राएं भिन्न भिन्न हो, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कहने मतलब चारों के अंदर, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। तो वो कहता है कि चार चरणों और या 4 चरणों से अधिक वाला भी हो, तो भी वो इसी के अंतर्गत आता है, विषम के अंतर्गत आता है, क्योंकि 3, 5, 7, 9 ये अपने आप में एक विषम संख्या है, कुछ इसी प्रकार इसकी खातिर भी कहता है। तो वो कहते हैं कि जिन छंदों के चारों चरण एक दूसरे से भिन्न लक्षण के हों, अर्थात चारों चरणों में मात्राएं भिन्न भिन्न हो, वो मात्रिक विषम छंद कहा जाता है उनको। और 4 से अधिक भी चरण हो, 4 से अधिक चरणों वाले छंद को भी मात्रिक विषम छंद कहते हैं। और इसमें 4 से अधिक छंद वाले, जिस तरह से छप्पे नाम से पता चल रहा है, उसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है, कुंडलियां हैं, तो इनकी खातिर कहते हैं कि जिस तरह से कुंडलियां और छप्पे जो छंद है वो अपने आप में विषम मात्रिक छंद है। तो इनकी जो पहचान है वो पहचान है एक तरह से मात्रिक, माफ करना, मात्रिक विषम छंद के रूप में की जाती है। तो इस तरह से काव्य के अंदर छंद की आवश्यकता के लिए कहते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो पद और गद्य है, और पद और गद्य रचना के अंदर है ये देखने को मिलता है कि एक तो स्वतंत्र भाव से अपनी अभिव्यक्ति की जाए, और कुछ दूसरा ये कहता है कि कुछ वाक्य रचना के लिए नियमों के अनुसार इनकी रचना की जाए। तो ये अपने आप में छंद कहलाते हैं। प्राचीन समय में तो छंदोबद्ध होते ही होते थे, और किसी भी विषय को लेकर के, चाहे वो संस्कृत रहा हो, चाहे वो गणित रहा हो, चाहे दर्शन रहा हो, दर्शन शास्त्र रहा हो, चाहे आयुर्वेद रहा हो, तो कोई भी रहा हो, तो उनको छंदोबद्ध रूप से लिखा जाता था, उन छंदों को पढ़ा जाता था, फिर उनका अर्थ निकाला जाता था, उस अर्थ के आधार पर एक तरह से इन पदों को गाया जाता था, गा के प्रस्तुत किया जाता था। कहने मतलब संगीत के माध्यम से अब ये रचनाएं संगीत के अनुकूल हुआ करती थी,
संगीत से ही इनकी पहचान होती थी और संगीत की ऐसी रचना जो सुनने में मधुर और सुंदर लगती थी और स्मरण अर्थात याद के लिए, याद की दृष्टि से इनको इन छंदों के हिसाब से लिखा जाता था, छंदबद्ध लिखा जाता था। जैसे देखा जाए तो रीति काल के अंदर छंदों का जिक्र कर रहे हैं, तो छंदों में जैसे रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, कहने मतलब इस तरह के 3 प्रकार के कवि रहे ना, तो उसी तरह से उनकी खातिर बताया जाता है कि ये जो रचना है वो भी कुछ इसी प्रकार की रही। फिर उनके खातिर कहते हैं कि आधुनिक काल आते आते जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, और आधुनिक काल में इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ी, किंतु फिर भी कुछ जो विद्वान है या साहित्यकार है वो आज भी अधिकांश छंदों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं, और ताकि वो इस चीजों को याद रख सकें, योग्यताओं के गुणों के लिए छंदों की जो रचना है वो आवश्यक हो जाती है। और छंद के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। और जो बच्चे वर्णिक छंद है, आज हम लोगों ने मात्रिक छंदों को पढ़ा। मात्रिक छंदों और वर्णिक के 3 भेद हैं इनके, अर्ध सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, तो जिनमें समान मात्राएं हों वो सम छंद कहलाया आपका, चौपाई, हरि गीतिका, तोमर, सिंगार, रोला और लावनी। मात्रिक अर्धसम छंद के अंदर जिनमें पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं वो समान रूप से देखने को मिले वो अर्ध मात्रिक छंद कहलाते हैं, जिसमें दोहा, सोरठा, बरवे और उलेला। और मात्रिक विषम छंद के अंतर्गत वो कहते हैं कि इसके जो चारों चरण वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और चारों चरणों में जो मात्राएं हैं वो भी भिन्न होती हैं। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि इसमें 4 से अधिक भी चरण वाले जो हों वो भी विषम छंद के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें कुंडलियां और छप्पे हैं। तो बाकी अपना वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद का हम लोग अध्ययन है वो कल कर लेंगे, क्योंकि वर्णिक छंद जिनके अंदर चारों चरणों में वर्णों की संख्या जो है वो बराबर बराबर होती है, समान होती है, सम होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल अपनी कक्षा में अध्ययन कर लेंगे।